दिल्ली दंगों के 2 साल पूरे होने के बाद उन तमाम चीज़ों को एक बार फिर याद किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश कि इंसाफ अभी बाकी है और इसी रुके हुए इंसाफ को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं वो तमाम परिवार जिनके घर से जुड़े हुए तमाम लोग अभी भी जेलों के भीतर हैं। खालिद सैफी की पत्नी हमारे साथ हैं, नरगिस, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे ये 2 साल कितने मुश्किल रहे। 2 साल का वक्त होने जा रहा है। तमाम चीज़ें लोग बार-बार उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं। 2 साल से लगातार वही बातें हो रही हैं। कितना मुश्किल है ये 2 साल का सफ़र और अभी इंतज़ार है इंसाफ का? देखिए, मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है जब खालिद घर से नीचे उतर के गए थे कि मैं भी आ रहा हूँ। वो उतर के गए थे अपने लोगों के लिए, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट साइट पे जो प्रोटेस्ट साइट हमारे यहाँ चल रही थी, कुरैशी प्रोटेस्ट, उस जगह पे जब पुलिस ने क्रैकडाउन करा था तो खालिद हमारे इलाके में ज़िम्मेदार इंसान हैं। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि खालिद शायद वो रुकवा दें, शायद बात कर लें पुलिस से, क्योंकि पुलिस मान नहीं रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, फायरिंग कर रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, लोगों को डरा रही थी। वैसे ही एक साइड में जब दिल्ली के एक हिस्सा दंगों से ग्रस्त था उस टाइम पे, तो लोगों के दिलों में दहशत थी। खालिद इसी वजह से नीचे उतर के गए, वहाँ लोग पुलिस से बात करने के लिए गए थे। वो वीडियोस आप लोग बहुत क्लियर देखेंगे कि जिस तरीके से उनकी अरेस्टिंग हुई, खालिद पहुँचते ही हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करते हैं जगतपुरी थाने में, जगतपुरी केस में, उसको FIR 44 में। पर 14 दिन के वो जगतपुर में अरेस्ट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं जगतपुरी थाने वाले लोग, पुलिस। और उसके बाद जब 14 दिन के बाद उनको बेल मिलने ही वाली होती है, उनको एक नए केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बारे में ना खालिद को पता ना हमें पता। बाद में पता चलता है कि उनको स्पेशल सेल लाया गया है। वो इंसान व्हीलचेयर पे है, उनके पैरों में फ्रैक्चर था, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, उनसे चला नहीं जा रहा था। तो और कोविड का माहौल शुरू हो चुका था, उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था। उनको एक नए केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। हमें बाद में पता चलता है, भाग के स्पेशल सेल जाते हैं लोधी कॉलोनी, तो पता चला कि ये दिल्ली दंगों का केस है। जिस चीज़ से खालिद का दूर दूर तक वास्ता नहीं था, वो 25 तारीख तो छोड़ो, 26 तारीख की सुबह तक कोशिश में लगे हुए थे कि वो दंगे रुक जाएं। वो जगह जगह जा रहे थे, वो पुलिस हेडक्वार्टर्स जा रहे थे, पुलिस से बात कर रहे थे, बड़े ऑफिसर्स से बात कर रहे थे, केजरीवाल के घर गए थे। वो सब सोशल मीडिया पे मौजूद है। कुछ भी ऐसा नहीं है खालिद का कि जो वो छुप के करा हो। उन्होंने किस तरीके से लोगों की हेल्प करी थी। अल हिंद से डॉक्टर अनवार के कॉल आ रहे थे उनके पास कि हमें हेल्प चाहिए, यहाँ पे मरीज पे लेटे हुए हैं, जगह नहीं है, फर्शों पे पड़े हुए हैं, किसी गोली लगी हुई है, किसी का तलवार से कटा हुआ है, इस तरीके के कि बैंडेज भिजवा दीजिए। वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जाने दी जा रही थी। तो इन सब चीज़ों के बाद एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना दिल्ली दंगों के लिए, जो कि एक दंगे रुकवाने में लगा हुआ था, ना कि फैलाने में। और जो लोग दंगे फैलाने में थे, जिन लोगों ने वो भाषण दिए थे, गोली मारो सारे था, कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी, अनुराग, तो ये लोग कहाँ हैं? इन लोगों का दिल्ली दंगों के इन्वेस्टिगेशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ऐसा लग रहा है देखने में। तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि उन लोगों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही, निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही। अगर खालिद हम लोग खुद जुल्म सह रहे हैं, एक पुलिस का, एक अकेलेपन का, एक बच्चों के, मैं खुद इतना परेशान रहती हूँ कभी कभी कि सोच के कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको समझाना पड़ता है कि उनके अब्बू के साथ क्या हुआ है। वो मीडिया ट्रायल इतना ख़राब हुआ खालिद का कि उनको आतंकवादी तक बता दिया गया, उनको टेररिस्ट बता दिया गया, उनको बताया कि बाहर से पैसा लाए, ये हुआ वो, इतना सब कुछ हुआ उनका। मेरे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, हमारे साथ चल क्या रहा है, हमारी फैमिली किस तरीके से सर्वाइव करेगी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हिम्मत ताकत दे दी इन सब चीज़ों के दौरान कि आज हम हिम्मत के साथ लड़े हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें अंदर से अपने दिल से कॉन्फिडेंस है और अपने इतना यकीन है कि हमने कुछ गलत नहीं करा। और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और इंसाफ मिलना सिर्फ खालिद को बेल मिलना ही काफ़ी नहीं है, आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, ताकि जब तक या तो ये केस खारिज ना हो जाए और या असली मुलजिमों को सजा ना हो जाए। ठीक, ये 2 साल का सफ़र है, बच्चों की तालीम पर असर, घर का खर्च कैसे चले, आस पड़ोस के साथ
साथ अब कैसे रिश्ते हैं, पिछले 2 साल में क्या कुछ आपने बदलाव देखा लोगों के भीतर? जो लोग कभी करीब हुआ करते होंगे वो अब दूर हो गए इन तमाम चीज़ों की वजह से, वो जब आप देखते हैं, वो देखकर, वो एहसास कर कर क्या लगता है आपको इन 2 सालों ने कितना कुछ बदल कर रख दिया? हमारी ज़िंदगी सिक्के का दूसरा पहलू हो चुकी है इन 2 सालों में। मैंने खालिद को दावतों का बहुत शौक़ था, तो वो हर हफ़्ते दावत रखते थे घर में, अलग-अलग नए-नए लोगों को बुलाते थे, सब लोग आते थे, चाहे वो घर में कुछ भी है, वो सब दावत करते। मैंने लोगों को पलटते हुए देखा है अपनी आँखों के सामने, अपने खुद के सगे रिश्तेदार हैं, आना छोड़ दिया डर की वजह से, कॉल करते ही नहीं, कॉल तक भी नहीं करा। सबसे बड़ा लॉकडाउन गुज़रा उस टाइम पे, मैं मेरे बच्चे अकेले थे, परिवार के लोग मतलब इतना खौफ़ज़दा हो गए थे और पुलिस ने दहशत फैलाई भी थी उस टाइम पे। तो उन लोगों ने आना-जाना छोड़ दिया, बातें छोड़ दी, मिलना-जुलना छोड़ दिया, हमें एकदम अकेला तन्हा कर दिया। हम समझ में ही नहीं आता था कि किससे बोलें, अपने दिल की तकलीफ़ किससे बयान करें, क्योंकि सबके चेहरे बदल चुके थे, कोई आने को तैयार नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हम फँस जाएँ किसी तरीके से। जब इंडिया की टॉप एजेंसीज़ आपके पीछे लगी हुई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने इलाके में कितना खौफ फैलाया होगा, लोगों से पूछताछ करनी, तो उस पूछताछ के चक्कर में ही लोगों ने आना-जाना छोड़ दिया कि ये तो भैया इसके घर में तो पुलिस आती है, इसके ऊपर तो नज़र रखी जाती है। मेरे रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। हमने बच्चों को समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अभी लॉकडाउन है तो इसलिए कोई बीमारी की वजह से नहीं आ रहा। मैंने अपने बच्चों को फिर भी कोई गलत इफेक्ट नहीं जाने दिया कि वो ऐसा ना हो कि वो इस वक्त में ऐसे हालात में मेरे बच्चे के भी वो देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथ लोग बिहेव कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अनजान हैं, जानते नहीं है, वो लोग आते हैं, वो हेल्प करते हैं, वो मिल के जाते हैं, बच्चों को बाहर ले जाते हैं। खालिद के दोस्त हैं, वो शाना बशाना खड़े हुए हैं हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को एडमिशन के लिए, उनको आने जाने में, उनके घूमने फिरने में सारे खर्चे वही उठाते हैं। पर कुछ ऐसे अपने हैं कि जो बिल्कुल ही पलट चुके हैं। आखिरी सवाल ये कि इन 2 सालों में अब आखिरी बार कब खालिद से आपकी बात हुई, कोई इंटरेक्शन हो पाया, क्या कुछ कहा, वो आखिरी बात जिसको आप शेयर करना चाहें? देखिए, मेरी खालिद से ज़्यादातर रोज़ से ही बात होती है। 5 मिनट का कॉल आता है वहाँ से, जेल से, और वीसी अब बंद हो चुकी है क्योंकि अब फिज़िकल मुलाकात शुरू हो गई है, पर मैं जेल मिलने नहीं जाती क्योंकि खालिद ने मना करा है। हम लोग कोर्ट में मिलते हैं, पर उनका हमेशा सिर्फ सबसे पहले एक यही बात होती है कि हम लोग गलत नहीं हैं, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं करा, हिम्मत से लड़ेंगे, हिम्मत से खड़े हुए हैं, और वो अंदर भी लोगों की हेल्प करते हैं। वो जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर हैं, और वो बाहर भी सबके बारे में सोचने वाले इंसान हैं और अंदर भी वैसे ही हैं। वो अपने खुद के पर्सनल पैसे से, अपने खुद की चीज़ों से लोगों को सामान दिलवाना, लोगों की मदद करना, वो सब उसी तरीके से चल रहा है उनका। लॉकडाउन के दौरान हमने कोर्ट से कपड़े भिजवाते थे तो मुझे बोलते थे कि प्लीज़ 2 जोड़ी फालतू भिजवा देना, मैं किसी को दे दूँगा। यहाँ पे लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही, लोग मिल नहीं रहे, आ नहीं रहे। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि लोग जेल के अंदर क्रिमिनल्स तो हैं, कम्युनल नहीं हैं। वो वहाँ पे एक साथ दिवाली मना रहे हैं, ईद करते हैं, सभी चीज़ें एक साथ होती हैं। तो मतलब खालिद का बिहेवियर जिस तरीके से बाहर था, हंसमुख बातचीत करना, प्यार से, मोहब्बत से, तो उसी तरीके से वो अंदर भी हैं। बहुत शुक्रिया सदर टाइम से बात करने के लिए। तो 2 साल दिल्ली दंगों के, और इन दंगों के बाद परिवार पर क्या बीत रही है, और परिवार के अलावा उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग इन 2 सालों के बारे में क्या सोचते हैं, उसी मकसद के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। और इसका मकसद एक ये भी कि जो इंसाफ की लड़ाई अभी रुकी हुई नज़र आ रही है वो और तेज़ रफ्तार पकड़ सके, ताकि जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं वो बाहर आ पाएँ। सदर टाइम्स के लिए मिर्ज़ा शाकिर।